अनस्क्रिप्टेड पूछने वाला हूँ मैं, तो क्या वो सही है? नहीं, आपको उस पर भगवान को मानने वाला भी और नहीं मानने वाला है, दोनों सेम चीज करते हैं। सवाल है मौत, डेथ। कुल मिला के माइंडसेट का गेम। माइंडसेट का गेम है। लोगों जो जिसका माइंडसेट है उसको उसी चीज में मजा आता है। मजा मित्रता है ही, अकेले कोई मित्र नहीं। सबसे बड़ा मित्र खुद ही। जब मेरी बेटी गिर गई थी, इसको खोने से। तो पहला क्वेश्चन है माता पिता। तो नमस्कार दोस्तों, आज का ब्लॉग कोई ब्लॉग नहीं है, आज का ब्लॉग है सिर्फ एक इंटरव्यू पूछने वाला हूँ मैं दोनों बहन से। ये ममता बहन है और ये उससे छोटी बहन। मेरे से बड़े ही हैं दोनों, लेकिन ये बड़ी बहन है और ये छोटी बहन है। तो बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड पूछने वाला हूँ मैं। तो पहला सवाल पूछते हैं बड़ी दीदी। तो सबसे पहले तो आज जो यहाँ पर गैदरिंग हुई है वो हुई है बच्चों के द्वारा और बच्चों के कहने से। अनाया भांजी, इसको दिखा दीजिए। ये चीयर्स। और ये आदू, बड़ी दीदी का छोटा लड़का। तो पहला सवाल तो पहला सवाल ये है कि पेरेंटिंग दो तरह की होती है, अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव। दोनों में फ़र्क है। अथॉरिटेरियन वो होता है जो बच्चों पे अपना अहम, मतलब जैसे कि आप माँ हो तो उस पर वो थोपता है कि मैं इनको पैदा किया है मैंने, तो इन पे वो मैं अपनी मातृत्व को थोपूंगी। और दूसरा होता है अथॉरिटेटिव। वो समझता है कि मैं माँ हूँ तो मैं माँ की तरह ट्रीट करूँगी, जो माँ का फ़र्ज़ है वो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसमें आप क्या विचार है आपका, दोनों में क्या अंतर है और कौन सा सही है? मुझे लगता है कि आप जो बोल रहे हैं वो दोनों ही सही हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन, जैसे लोग हैं, हमारी जैसे परवरिश हुई है, हमारे पेरेंट्स कैसे थे, हमें उन्होंने दोनों तरह के माहौल दिए। कभी उन्होंने हम पे हक जमाया, कभी उन्होंने हमें आज़ाद छोड़ा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चों पे हक जमाना चाहिए। कि बहुत सारी जगहें ऐसी है जहाँ पे बच्चे वो चीज़ उनको समझ आनी चाहिए कि पेरेंट्स हैं हमारे और यहाँ पे पेरेंट्स का हक है। जैसे कई बातों पे समझाना हो, कई बातें उनको कुछ संस्कार मैनर्स देने हो। तो आपको नहीं लगता है कि अगर अथॉरिटेरियन बन जाए तो अथॉरिटेरियन बनने के बाद जो बच्चों को है वो मानसिक दबाव बढ़ता है और उनको ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी हमारी नहीं, किसी कोरा कागज़ में किसी ने लिख दी हो। आप उसको स्क्रिप्टेड चलाते हो कि जैसे मैंने इसकी ज़िंदगी लिखी है वैसे इसकी ज़िंदगी चलनी चाहिए। क्या वो सही है? नहीं, आपको उस पर उन जगहों पे हक जमाना चाहिए। मेरे अनुभव के अनुसार से, मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ। जितनी साल की मेरी बड़ी बेटी 8 साल की हो गई है। मेरे अनुभव के अनुसार से कुछ चीज़ों पे कुछ उनकी चॉइस होती है। बच्चे खुद ही बिल्ड होते हैं, नेचुरली ये बिल्डअप है उनका। तो कुछ जगह जहाँ पे बिल्ड हो रहे हैं वो, जैसे उनकी कोई पसंद नापसंद है, कोई चीज़ पसंद आ गई, वहाँ पे उनको फ्री छोड़ो। पर कुछ चीज़ें जो गलत है और सही है, वहाँ पे आपको रोक के उनको वो सही चीज़ ही बतानी चाहिए कि ये आपको करना है। तो मतलब ये कुल मिला के अथॉरिटेटिव नहीं, पेरेंटिंग हो गई। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग को वही बोला जाता है कि मतलब जहाँ पर गलत चीज़ें हैं वहाँ पर रोकना चाहिए और जहाँ पर खुद करने की कैपेबिलिटी हो, जहाँ पर उनका पोटेंशियल हाई होता है वहाँ पर उनको फ्री छोड़ दो। तो एक और सवाल है इसमें कि मतलब जो भी ज़्यादा पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि जो भी कोई गलती करे तो उसको वो डांट देता है या तो पीट देता है। जैसे कि पीट दिया किसी को बच्चे को गलती पे, तो ये पीटना क्या एकमात्र सॉल्यूशन है? पीटना एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। आपको पीटना वही चाहिए कि बच्चे को आपने बहुत चीजें, पीटना ये बहुत बेकार चीज है। उससे मतलब ढीठ बन जाता है बच्चा। जो आप बोल रहे हैं ना पीटना, वो बिल्कुल बहुत ही गलत है। बच्चा इससे मेंटल प्रेशर में पड़ता है और बाद में सबसे बड़ा इसका फॉल्ट ये है कि वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पाता। ओके, चलिए। तो सेम यही सवाल मैं अपनी छोटी बहन से पूछना चाहता हूँ, उनके इस बारे में क्या ख्याल है और सेम क्वेश्चंस क्या जवाब दे पाती हैं ये? मेरा यही है कि बच्चा कोई भी हो, जैसे कोई भी बच्चा है ना, ग्रो हो रहा है, तो आप उसको मालिक समझो, खुद को मालिक समझो। किसी भी चीज़ में खुद को पूरी तरह से मालिक समझोगे तो वो बच्चा हमेशा प्रेशर में रहेगा, ऑल टाइम प्रेशर में रहेगा कि मुझे एक ऐसे बंधन में बांध दिया गया कि मैं अपनी कुछ भी जो क्रिएटिविटी है, कुछ भी बाहर अपनी स्किल नहीं निकाल पाएगा बच्चा।
ठीक है। और मैक्सिमम पेरेंट्स यही करते हैं, जैसे कोई बच्चा भी छोटा है फिर भी बच्चे को क्या बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, टीचर बनाएंगे, कौन से ओहदे में उनको डाल दिया जाता है कि ये बनाना हमने, जबकि बनाना कुछ नहीं है। बनाना तो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है ओनली फॉर। बिल्कुल। और पता क्या, बस मालिक आना हक समझते हैं, और ये बहुत गलत पेरेंटिंग है। हर और जैसे दूसरी- कि इंडियन पेरेंट्स बिल्कुल। बाहर फॉरेन में बहुत बिल्कुल। कम देखने को मिलता और है ये। इंडियन पेरेंट्स मैक्सिमम एक चीज भी है, दूसरे जो उनके साथ बराबर बराबर के पेरेंट्स हैं उनकी तुलना में उनका बेटा क्या कर रहा है उसकी कंपैरिजन में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। बिल्कुल। उस वजह से बच्चा पेरेंटिंग बहुत बच्चा मतलब हमेशा प्रेशर में रहता है। बिल्कुल। अच्छी तरह से वो स्कूलिंग नहीं कर पाता, ठीक है, अच्छी तरह से वो कॉलेज में भी जो स्किल्स उसने बाहर निकालनी थी ग्रो नहीं हो पाता। जैसे कि माँ बाप यहाँ के हाँ पूछते जी। हैं ना कि यहाँ के इंडियन पेरेंट्स ज़्यादातर जी इंडियन पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मैंने एक बच्चे को पैदा कर दिया, बिल्कुल तो पैदा करने के बाद उसकी हस्ती एग्जिस्टेंस उसकी वो मेरी हो गई। बिल्कुल। तो जो ये बिल्कुल जब गलत बात है। दबाव बच्चे को पड़ गया कि अभी तक मतलब मैं बड़ा हुआ नहीं हूँ, बट मेरे फैमिली में इमोशनली क्या बोला जा रहा है कि तू बेटा है तो तुझे करना ही पड़ेगा, तुझे हमने पाला है, तुझे हटके हमें बैक देना ही सब कुछ पड़ेगा। देना ही पड़ेगी। ये चीज तो है बैक देने की। तो वो क्या pressure वो है। उस बच्चे की हस्ती को मार देते हैं बिल्कुल जो उसने खुद से इस जिंदगी में आके करना था। Exactly. फिर लोग बोलते हैं कि बाहर आप क्यों पाश्चात्य सभ्यता को फॉलो कर रहे हो, इसलिए जी। क्योंकि बाहर जो ऐसा है ना वो 18 साल तक पढ़ा रहे हैं, उनको जस्ट शिक्षित कर रहे हैं, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप बच्चों को फुली छोड़ दो और उनका जो रॉन्ग साइड है वो मत देखो, आप उन पर नजरें गड़ाए रखो कि कहाँ बच्चा गलत जा रहा है, जी। टीनेज में बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, बट उस पर मालिकाना हक मत थोपो। मत थोपो। ये कोई भी चीज मेरी है, मालिकाना हक, इससे वो कोई भी उसके अंडर होते हैं वो बहुत प्रेशर में रहता है। तो इसी में ये हुआ कि इसी में एक सर्वे निकल के आया कि मतलब जो अथॉरिटेरियन होते हैं माँ बाप, उनको लास्ट में वो बच्चे ऐसे पाए जाते हैं कि छोटे बच्चे जब होते हैं वो उनको तो अथॉरिटेरियन वो पेरेंटिंग करते हैं, बिल्कुल। जैसे बड़े होते जाते हैं तो बड़े होने एडल्ट और एज के बाद भी वो अपना पोटेंशियल खो देते हाँ हैं जी। और वो बस माँ बाप के बोलने पर ही चलते हैं। इवन वो एंड द रिजल्ट वो क्या करते हैं, सुसाइड। सुसाइड करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो Emotionally सुसाइड connect हर नहीं साल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ इमोशनली, जैसे इन्होंने बोला, कि कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो उस दबाव में रहते हैं और अपनी कुछ भी फीलिंग्स बयान नहीं कर हम पाते। चार ब्रदर सिस्टर हैं। जी। हमारे पेरेंट्स के लिए तो हम बहुत थैंकफुल हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें नेचुरली बिल्ड होने दिया, हमें कभी नहीं रोकने दिया। हम सबके अनुभव हैं, हमें कभी डांटते थे सिर्फ गलतियों पे, बाकी हमें फ्री छोड़ा। थैंकफुल मैं हमारे पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने अपनी जो भी हमारी छोटी मोटी स्किल्स है वो नेचुरली हमने मतलब उन्होंने जो अगर मुसीबत उनमें झोंकना ज़्यादा प्रेफर समझा उनको कवर करने के हाँ जी, बजाय। और तो चलिए दूसरा सवाल बहुत ही ज़्यादा अहम है और ये बियॉन्ड द जो भी पेरेंटिंग सोसाइटल नॉर्म्स है उसके ऊपर है, हटके है। ह्यूमन सिविलाइजेशन का, मानव सभ्यता का बहुत बड़ा इतिहास है। पहले हम कुछ और हुआ करते थे, ऐसे मतलब जानवर की तरह हुआ करते थे, अब कुछ और है। समय बदला, चीज़ें बदली, दौर बदला और आज हम यहाँ पर पहुँच गए 2026 में, 21st सेंचुरी में। और अब हम एक सोसाइटी के घेरे में बंधे हैं और एक सोसाइटी के घेरे में हमारी ज़िंदगी सिमट सी गई है कि माँ बाप, बच्चे, उनको बड़ा करना, उनको कामयाब करना, या हमारे माँ बाप वैसी रील्स में सिमेट्रिक वे में चल रही है। तो क्या ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है या कुछ और पर्पस है ह्यूमन, कोई और उद्देश्य है ह्यूमन का इस धरती में आने का? सोसाइटी की बात करें तो हमारे जो पहले से ही पीढ़ियाँ चलती आ रही हैं, फैमिली, हमारे वेदों में पूर्वजों से लेकर हमारे धर्म से लेकर हमारा जो सनातन धर्म है उसमें भी हमारे लिए फैमिली, पत्नी, भाई बहन, एक परिवार मैटर करता है। तो इसी में मैं काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ एक। हाँ जी। सभ्यताएं आई, सबसे पहले कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी। मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले जीवन में मैं ऐसे कुछ काम करूं या फिर खुद के ज्ञान को इतना बढ़ाऊं या फिर किसी के लिए इतनी मॉरल, इतनी वैल्यूज क्रिएट करूं ताकि कोई बोले नहीं, इंसान इतने शॉर्ट टाइम के लिए आया था पर वो बेटर था। तो मतलब इन द शॉर्ट, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी जो है बहुत ही वर्सेटाइल होनी चाहिए, मतलब हर एक अलग अलग फेज में उसे अलग अलग काम करने ही चाहिए, तभी उसकी ज़िंदगी का पर्पस पूरा होगा। सिर्फ इमोशनली कनेक्ट किसी से हमेशा बंधे रहो कि ये मेरा बेटा है तो इसी से पूरी उम्र भर चिपके रहूं, मैं इसी को लेके चलूं, या कोई पति है या माँ बाप है, डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशंस होते हैं, तो उसी में बंद रहने से अलावा मतलब आपको वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है। इस भगवान ने जब मनुष्य इतनी बड़ी एक ऐसी जीव का निर्माण किया, उसके बाद उस भगवान ने इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए दिया है इस दुनिया में कि आपको देखना चाहिए। कुछ लोग ये बात समझ जाते हैं कि वर्सेटाइल होनी चाहिए उनकी ज़िंदगी,
पर वो क्या करते हैं कि यार हमारी ज़िंदगी बहुत वर्सेटाइल होनी चाहिए और हमारे माँ बाप ने या किसी रिश्ते ने हमें बंद कर रखा है, तो वो उनको टोटली छोड़ देते हैं। तो क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप में कुछ करने की इच्छा है, आप में वो पोटेंशियल है कि आपने कुछ बड़ा करना है और किसी के लिए मोटिवेशन बनना है, तो आप पहले ही छोड़ दो। आए पेरेंट्स तो नेचुरली हमारे ही होंगे, तभी तो हम इस दुनिया में आए हैं। जैसे सोसाइटी का एक शादी, तो आपका बोलने का मतलब है कि इस दुनिया में आए, वो तो एक परमानेंट रिश्ता हो तो गया। है ही है। उसके उसके पहले हम सिवा एग्जिस्ट अगर- भी नहीं करते थे। उसके अलावा हम अपने हिसाब से, जैसे कि हमने शादी करनी हो तो हम अपने हिसाब से उनको तय करते हैं, उसको यस, करते हैं कि अपनी आप इंट्रोस्पेक्शन शादी करो। करना चाहते हैं या नहीं। हाँ, पर अपना- वो शादी भी तो एक जिंदगी का एक वर्सेटाइल हिस्सा है ना। वर्सेटाइल हिस्सा है, पर देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन। हर इंसान की चॉइस ही अपनी पसंद। कई लोगों को लाइफ का पर्पस ही फैमिली है। तो सेम सवाल उसी चीज़ का, उसी पहलू पर सवाल मैं मोनी दीदी से, छोटी बहन से करूँगा। इनके बारे में, इस सवाल के बारे में उनका क्या ख्याल है और किस तरह से अपने दिमाग को, अपने विचार को इलेबरेट कर पाती है लोगों के सामने। बिल्कुल। सबसे पहले तो जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो कुछ भी रिश्ता लेके पैदा नहीं हुआ है। वो जी। कुछ भी एक सोल है, वो किसी मतलब वो पृथ्वी में है, आई है और किसी के पेट से पैदा हो रही है। नेचुरली जी। बोलते रिप्रोडक्शन, मिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ पर्सन जो है हर दिन पैदा हो रहे हैं, हर दिन मर भी रहे हैं। मर भी रहे हैं। डेथ और बर्थ हर दिन हो रही है, हर समय हो रही है। जी। तो उनका गोल क्या होना चाहिए? ये रिश्ते नाते तो बहुत ज़्यादा लेट आए। जी। ये ग्रंथ वगैरह जो हमारे धर्म में हैं, एग्जिस्ट करते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ, बट जब इवोल्यूशन हो उस टाइम कुछ नहीं था। उस टाइम जस्ट एक आपकी बॉडी थी कि उस टाइम धीरे धीरे क्या नीड बढ़ती गई। जब इवोल्यूशन हुआ तो आग का कैसे खोज भी पता होगा आपको जी। कि उनको क्या लगा, क्या महसूस हुआ। उसके बाद उनका जो मानसिक विकास हुआ, धीरे धीरे हुआ मानसिक विकास। जी। तो क्या है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। जी। तो सामाजिक प्राणी का क्या होता है कि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं हम जी। हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और इन ज़रूरतों और अपनी आवश्यकताओं, अपनी नीडों को पूरा करने के लिए हमने एक दूसरों को रिश्तों का नाम दिया है। जी। ठीक है। इवोल्यूशन तब हुआ, परिवार तब बना जब हम साथ रहने के लिए मजबूर हुए, साथ रहे, पति पत्नी बने, उसके बाद बच्चे हुए। तो बच्चे हुए, थोड़ा सा उनके साथ अटैचमेंट हुई। ठीक है। एक ग्रुप बना, ग्रुप बहुत सारे ग्रुप बन गए। जी। बाकी बट एक पर्सन का अगर देखा जाए तो एक समुद्र में एक बूंद है जी। उसकी एग्जिस्टेंस, एक बूंद। एक बूंद। बट मैं एक गोल बोलूं ह्यूमन बीइंग का, बेसिकली Basically प्रैक्टिकली goal, purpose। जो है सोसाइटी है बहुत ज्यादा लॉन्ग है ये सब कुछ। कौन क्या सोच रहा है, कौन अथिस्ट है, कौन नार्सिस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं ये। कौन भगवान को मानता है, ये दो पहलू है। भगवान को मानने वाला भी और नहीं मानने वाला भी, दोनों सेम चीज करते हैं। जी। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान है, हमारे पास चमत्कार हो रहे हैं, क्योंकि वो बिलीव कर रहे हैं, उनके Believe। कोर में है ये चमत्कार हो रहे हैं। और एक साइड एक पर्सन है जिसने बचपन में ये चीज सोची ही नहीं है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। वो प्रैक्टिकली जी रहा है कि मैं ये एक्शन ले रहा हूँ तो उसका रिजल्ट मिल रहा है मुझे। ठीक है। रिएक्शन तो मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं यही सोचती हूँ कि ह्यूमन गोल्स इसलिए है कि वो अपने लाइफ को एक्सप्लोर करे। दैट्स इट। जी। एक्सप्लोरेशन वर्ल्ड का, नेचर का, और नेचर में हमें क्या चीज़ मिल रही है वो उस चीज़ को फील करे खुद। और जो रिश्ते नाते वो तो हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाए हैं। जी। तो मेरे हिसाब से इन दोनों के सवालों का जवाब मैंने सुन लिया और आपने भी देख लिया, पर मेरा सिर्फ एक सेंटेंस में इसका जवाब है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा पर्पस इस दुनिया में है ज़िंदगी जीना, बस। दैट्स Life। इट। बिल्कुल। लिव द लाइफ। इसके अलावा कोई भी पर्पस नहीं है मेरे हिसाब से। तो तीसरा सवाल मैं सबसे पहले छोटी दीदी से करना चाहता हूँ। और तीसरा सवाल ये है इनके सामने कि वुमेन और मैन, ये दो जेंडर हैं मुख्यतः, तीसरा जेंडर भी है लेकिन उनके बारे में बात नहीं करेंगे। ये दो जेंडर में लगभग इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के देखने को मिलता है हमें, और सुनने को मिलता है कि वुमेन इक्वालिटी, वुमेन को ऐसा नहीं मिल रहा है, वुमेन को वैसा नहीं मिल रहा है, या तो कई बार मर्दों में भी ये बात आ जाती है। तो आप इसको किस तरह से देखेंगे? क्या मर्द और औरत एक समान है, या फिर नेचर ने, भगवान ने उनको कुछ जो है डिफरेंस दिया है? बहुत अच्छा सवाल है वो शुभम जी। तो जो वुमेन और मैन का जो इश्यूज रहता है ना, इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, जी। मेनली एक फिजिकली बोला जाए, प्रैक्टिकली तो भगवान ने ऐसा बनाया है कि जो मर्द जो है मस्कुलाइन लेवल में ज़्यादा शक्तिशाली है, स्ट्रॉन्ग है, और जो वुमेन है थोड़ी सॉफ्ट है, फेमिनाइन है। उसको बनाया है वैसा है शारीरिक तौर पर, और मेंटली दोनों बराबर है। बराबर है। बट बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो उस चीज़ को बिल्कुल अलग वे में ले जाती है। इक्वालिटी है तो
लड़कों को हर एक चीज में उनको विक्टिम कार्ड खेलने शुरू कर देती है कि जी। हम वुमेन है, तो ये तो भाई इन्होंने गलत कर दिया, ऐसा नहीं होना जी। चाहिए। और जो लड़का और लड़के का जेंडर कुछ है ही नहीं, हम सब ह्यूमन बीइंग है, तो हमें इतना जेंडर करना ही चाहिए, पहली बात, जी। ठीक है। और ये जो लड़के भी सोचते हैं कि वुमेन है क्या ही करेगी, उनका जो बचपन से जो बिल्ड हुआ है, बचपन से लेकर बड़े होते तक, बेसिकली वही उनका बोल रहा है प्रैक्टिकली। तो तीसरा सवाल, सेम सवाल आपके शब्दों से जानना चाहता हूँ मैं। मेरा ये विचार है, देयर इज़ नो जेंडर। अच्छा, कोई जेंडर नहीं है मतलब? यहाँ पे फीमेल और मेल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो फिजिकल। आप जो गॉड ने है वो इनकी जो फीमेल की जो बनावट की है वो जी। सॉफ्ट और मेल मस्कुलर है। तो मतलब यहाँ पर इस दुनिया में सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स हैं हम सभी? हाँ, ह्यूमन equal बीइंग्स है। हैं, कोई बाकी जेंडर में बस डिफरेंस फिजिकली जेंडर है बाकी बस। मेंटल लड़कियाँ बराबर compete करती हैं, एजुकेशन में बोलो, घर के काम में बोलो, बाहर के काम में, लड़कियाँ हर जगह है। ये तो लड़के एक भी हर फेमिनिन जगह हैं। वाला हिस्सा है ना, आप नहीं, फेमिनिन लड़कों वाला। के लिए भी है। मैं दोनों के पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ। ऐसा ये नहीं कि आप औरत हो तो आप सिर्फ फेमिनिन के लिए इसके नहीं, पक्ष में बोलोगे? मेल भी कुक है, बहुत बेटर शेफ है, बहुत जी। बेटर शेफ है, घर का काम सब करते हैं। मेल यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, जी। सिर्फ जेंडर में डिफरेंस है, फिजिकल। जी। अब थर्ड जेंडर के बारे में, वहाँ पे भी फिजिकल डिफरेंस है, जो भगवान ने उनकी थर्ड जेंडर की क्रिएशन की वो भी फिजिकल ही है। जी। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है जेंडर में। मैं बोलती हूँ जेंडर आर इक्वल, बस आपका डिफरेंस है जी। फिजिकल, एक्सटर्नल डिफरेंस, एक्सटर्नल डिफरेंस, ठीक है। इंटरनल ऑल आर इक्वल। ओके, चलिए जी, तो लोकेशन चेंज होगी लेकिन सवालों का घेरा भी बाकी है। तो सवालों का घेरे में सबसे पहले मोहिनी दीदी को डाला जाएगा। और चौथा सवाल बहुत ही अहम सवाल है ये भी। चौथा सवाल ये है कि व्हाट इज़ रिलेशन? रिश्ते क्या है? रिश्ता एक बंधने का नाम है, या रिश्ता आज़ादी है, या रिश्ता क्या है? बिल्कुल। जी। जैसे हम इस धरती में आए हैं तो हमारे कुछ एक रिश्तों का नाम क्या दिया गया है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, मैं किसी की बेटी हूँ, बहू हूँ, ठीक है। बहुत सारे नाम दिए गए रिश्तों के, बट मैं रिलेशन को एक परिभाषा में डिफाइन करना चाहती हूँ। जो रिश्ता बिना स्वार्थ के एक फ्रीडम देता है, मतलब दूसरा एक ऐसा इंसान जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बट मैं इनको एक ऐसी फ्रीडम दे रही हूँ जिससे वो अपने आप को डेवलप कर रहा है, अपने आप को ग्रो कर रहा है, तो वो रिश्ता सबसे अहम रिश्ता है। और रिश्ता यही है। और आजकल का जो रिश्ते हैं बेसिकली जो कलयुग के, जी। वो हर एक रिश्ते बिल्कुल स्वार्थ वाले हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वाले। दोस्ती मतलब वाली है, फैमिली में मम्मी पापा के रिलेशन मतलब वाले हो गए हैं आजकल, जो कि बोलते हैं ना कि पेरेंट्स भगवान है, बिल्कुल भगवान है। जी। पर आज बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो भगवान का रूप नहीं दिखाती, बहुत सारे पिता ऐसे हैं वो भगवान का रूप नहीं दिखाते, पर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षित करते हैं और पूरे अच्छे संस्कार देते तो हैं। माँ बाप हैं, माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। बिल्कुल। और माँ बाप अक्सर मानते भी कि हम इनके लिए भगवान हाँ हैं। जी। तो माना कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, बिल्कुल। सपोज कीजिए मैं एक बुरा इंसान हूँ, बिल्कुल। और कल को मैं माँ बाप बन गया, हाँ जी। ठीक है, मैं पेरेंट्स बन गया किसी बच्चे का, बिल्कुल। तो क्या मैं भगवान हूँ उनके लिए? नहीं। असलियत में मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ, मैं बहुत ही दुष्कर्म करता हूँ, मैंने अलग अलग तरीके के बुरे काम करे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं उस बच्चे को बोलता हूँ कि मैं आपका भगवान हूँ। बिल्कुल तो कितनी बात सही है ये? बिल्कुल गलत है। ये हमें बचपन से ही सिखाया गया है, हमारे ग्रंथों से, हमारे उपनिषदों से, क्योंकि बहुत सारे हमारे उपनिषद स्टोरियाँ ऐसी हैं जहाँ पर पिता ने अपना प्राण देकर भी बच्चों को बचाया है। जी। तो उन स्टोरियों को सुन सुन के एक ये बिल्ड हो चुका है बच्चों के मन में कि भगवान जो है भगवान का रूप है। और कुछ राक्षस भी हैं कुछ जो, राक्षस जैसे कि भी हैं। प्रहलाद के हिरण्यकश्यप अपने विष्णु की भक्ति करने पर प्रहलाद को जो है उन्होंने जलती हुई, मतलब उबलती हुई कढ़ाई में डाल दिया था। बिल्कुल। तो वैसे पिता भी हैं। बिल्कुल। और मेन चीज आपने क्वेश्चन पूछे कि रिलेशन, जी। तो रिलेशन जो पिता का है, माता का है, पति का है, हर एक रिलेशन एक फूल की तरह हो सकता है जी। जिसमें सुगंध आए, बट आप उस फूल को कंट्रोल में लेना चाहे तो उसमें दुर्गंध ही निकलेगी। जी। मतलब उसको स्पेस दो, उस रिश्ते को उसको समझो और ऐसा करो कि उसको आज़ादी दो। ये रही ये रिलेशन के बारे में। ओके जी, तो यही सवाल मैं सेम बड़ी दीदी से पूछना चाहता हूँ, कुछ अपने तीखे शब्दों में इसका जवाब दीजिए। मेरे अनुभवों के अनुसार जो रिश्ता है वो है त्याग। त्याग, वाह, कुछ नई लाइन में ये शब्द नया शब्द देखने को मिला। आपका यहाँ पे बस एक इंसान के प्रति जो रिश्ता है वहाँ पे त्याग है। अगर आप उस व्यक्ति के प्रति, किसी भी इंसान के प्रति त्याग करते हो तो वो रिश्ता है। यहाँ पे कोई जो हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनाए हुए रिश्ते, पति पत्नी, माता पिता, माँ बच्चे,
हर एक रिश्ते में त्याग चाहिए। आप अगर त्याग करते हो अपने, आजकल तो सोशल मीडिया बहुत कुछ बोल रहा है, ऐसे रिश्ते वैसे रिश्ते, मुझे लगता है मेरे अनुभव से जहाँ पे त्याग है वो रिश्ते खिलते हैं, वो रिश्ते पनपते हैं और अंत तक हम उनके साथ रहे ना रहे वो याद रहते हैं, वो जीवन भर याद रहते हैं। तो मेरे ये वन वर्ड में त्याग ही रिश्ता है। तो देखिए किस तरह से दोनों के पर्सपेक्टिव बिल्कुल इस बात को लेकर चेंज थे, और यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो हर लोगों के अलग सवाल होंगे, अलग जवाब होंगे इसके लिए। तो ये है इस दुनिया की वर्सेटैलिटी। तो सवालों के गहरे समंदर में ये आखिरी बूंद बची है जो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, और ये सवाल मैं पूछूंगा मोहिनी दीदी से पहले, और ये सवाल बहुत ही गहरा है, किसी को सोच में डाल देता है, किसी को सोचने पे मजबूर कर देता है। तो ये सवाल है सिर्फ एक शब्द में, और एक शब्द में ही ख़त्म हो जाता है। ये सवाल है मौत, डेथ, इंसान का अस्तित्व का खात्मा। तो इस सवाल का जवाब आप किस तरह से दोगे? ये बहुत ही बड़ा सवाल भी हो सकता है, या एक सवाल एक जवाब में सिमटने वाला भी हो सकता है। तो बताइए आप। बिल्कुल शुभम जी, ये जो आपने डेथ वाला सवाल पूछा, ये बहुत ही सोचने वाला विषय है, इसमें बहुत लंबी चर्चा भी हो सकती है। ये जो डेथ है ना, वो एक सत्य है। डेथ क्या है? एक ट्रुथ है। जिंदगी और मौत, बस दो ही पहलू हैं इंसान के, जैसे बोलते हैं दो सिक्के, वैसे ही जिंदगी और मौत। जिंदगी क्या है? जो हम अभी जी रहे हैं, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ जा रही है, बस इसके अलावा ज़िंदगी है ही नहीं जो हम अभी जी रहे हैं। और डेथ क्या है? जैसे हमारी जो फिजिकल है ना, हमारी अपीयरेंस, जैसे ही बॉडी जो सोल है वो उससे निकल गई, सीधे डेथ है। और डेथ के पहले जो इंसान का लोभ मोह चला रहता है, वो आखिरी सांस तक जुड़ा रहता है। बट आफ्टर डेथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग सोचते हैं, लोग नहीं सोचते, बहुत सी मान्यताएं हैं कि मौत के बाद दूसरा जन्म होता है, ऐसा होता है, इतनी हज़ार योनियाँ, बिल्कुल ठीक बोलते हैं, जो भी उन्होंने जो भी हमारे पीछे ग्रंथों में बताया गया है। और जहन्नुम में जाना है, स्वर्ग में जाना है, नर्क में जाना है। बट तो जैसे कि आपसे सवाल करता हूँ मैं, जैसे हमारी मान्यता है धर्म के अनुसार, अपनी शिक्षाओं के अनुसार, जो आदि ग्रंथ से या तो कहीं से भी हमें पूर्वजों से मिलती आ रही है कि यमराज आएंगे दो, ये तो हमारे धर्म की बात होगी। उसके बाद मुस्लिम धर्म में कुछ और लिखा है, फरिश्ते आएंगे, ईसाई धर्म में कुछ और, जीसस क्राइस्ट आएंगे। तो डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन है इस दुनिया में, तो वो उनका कुछ अलग मानना है। तो क्या आपका मानना है कि मौत के बाद उस इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं, या आफ्टर डेथ के बारे में भी आप सोचते हैं कि उसके बाद भी एक आयाम, एक डिमेंशन है जहाँ पर आदमी एंटर होता है? देखो, स्पिरिचुअली दो पहलू हैं यहाँ पे। स्पिरिचुअली बोला जाए तो हाँ, आफ्टर डेथ है। हमारे बहुत सारे विद्वान लोग जो उन्होंने पढ़ा है, अनुभव किया, कई लोग बहुत सारे ऐसा है कि हाँ, पर मेरे अनुभव के अनुसार से आपके जीवन का अंतिम सत्य मौत है, उसके बाद कुछ, उससे परे कुछ नहीं है। मतलब ये आपका पर्सनल जवाब है, एक पर्सनल ओपिनियन होता है। स्पिरिचुअलिटी की ग्रंथों की बात छोड़ के एक इंसान का पर्सनल ओपिनियन ज़रूर होता है कि यार मेरे हिसाब से तो मौत के बाद कुछ भी नहीं होता होगा, तो वो आपका है। मतलब देखो, ज्ञान मेरा इतना मैं ज्ञानी नहीं हूँ, इतनी महात्मा नहीं हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, इतना ज्ञान लिया है, पर मेरे जो अनुभव है उनके अनुसार से हम जीवन का जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वो है हमारा मौत। हम अच्छा जीवन अनुभव कर रहे हैं, बुरा जीवन अनुभव कर रहे हैं, पर अंत में हमने वहीं जाना है। तो क्या इसमें तो एक सवाल है कि जीवन लक्ष्य है या फिर मरना लक्ष्य है? यहाँ पे जीना लक्ष्य है जी। हाँ, आपको सबको सत्य पता है कि हमने सब अंत में मरना है, पर फिर भी हम जीते हैं। तो जीना लक्ष्य है। आप जिंदगी जियो अपने अच्छे अनुभवों से। आप जितना डेवलप होना चाहते, जितना अपने आप को उन्नत करना चाहते वो करो, बाकी जिंदगी का आखिरी लक्ष्य तो मौत है। आप बोलिए। और जैसे मौत से पहले या मौत के बाद जो लोग हमसे जुड़े हैं जी, वो रोते हैं, ये हमने अक्सर देखा है। जो हम अपनों के मौत का दुख बनाते हैं, वो दरअसल मैंने बहुत सारे ऐसे अपने इस जीवन के अनुभव से देखा है, बहुत गहराई से। जैसे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो मरे हैं, तो मैंने देखा है कि बस वो सिर्फ एक अटैचमेंट है, बाकी कुछ भी नहीं। तो क्या ये एक साइड से एक इंसान है, मेरा किसी का कोई साथ वाला मर गया तो हम बहुत रोते हैं, बिलख बिलख के रोते हैं। और एक साइड से ऐसा पर्सन है जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानती, उसके लिए मैं रोऊंगी नहीं। क्यों? ये सवाल, मतलब उस इंसान से बस अटैचमेंट थे हमें, पर मौत दोनों की है, डेथ दोनों की है।
तो देखो ये चीज़ कितनी है, मौत एक ऐसी चीज़ है जो मतलब अलग अलग पहलुओं को एक सवाल छोड़ जाती है, एक सवाल छोड़ जाती है जी मौत। किसके परे क्या है, सवाल छोड़ जाती है सबको। जी। तो यही था इनका विचार मौत को लेके। तो अब शुरू किए जाते हैं रैपिड क्वेश्चंस, जो कि 10 होंगे और बहुत ही शॉर्ट होंगे पूछने में भी और आंसर देने में भी। इनको भी बहुत ही शॉर्ट में आंसर देने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, माता पिता, निस्वार्थ प्रेम, कंफर्ट जोन, मित्रता, फ्रीडम, खुशी, प्रेम, शांति, त्याग और फ्रीडम, प्रकृति, एक्सप्लोरेशन, खूबसूरत, ईश्वर, अनंत, आस्था और विश्वास, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख का पल, जब मेरे स्कूल बुलिंग, जब मेरी बेटी गिर गई थी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का पल, जब फादर ने ड्रिंक छोड़ी थी, और मेरी बेटी ठीक हो गई थी। कौन सी चीज़ है सबसे खोने से डरते हो आप जिंदगी में? कौन सी सबसे बड़ी चीज़ है जिसको खोने से डरते हो आप? इसको खोने से। आपका बच्चा। हाँ जी। मुझे सभी अपनों से, जो मेरे अपने। ओके। यूथ को आजकल की डेट में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से खतरा है? नशा, खुद से, खुद को खो दिया है, वो अच्छे से खुद को नहीं समझते। समय, बीत जाता है तो कभी वापस नहीं आता। कभी नहीं रुकेगा, जीना चाहिए। तो ठीक है, जान लिए इनके आंसर्स, और ये रैपिड क्वेश्चंस भी यहीं पर ख़त्म होते हैं और ये वीडियो भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।